नमस्कार। किसी भी देश का बजट वो सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं होता है ना। असल में ये तो देश का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक विजन है। इससे पता चलता है कि देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सबसे जरूरी हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। पर सोचिए जरा, एक देश, खरबों रुपए, आखिर ये सब मैनेज होता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सच पूछिए तो किसी भी देश की आर्थिक सेहत और उसके भविष्य के लिए ये सबसे सबसे जरूरी सवाल है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम 5 मुख्य बातों को समझेंगे। पहली, बजट के अंदर आखिर होता क्या है। दूसरी, पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तीसरी, जब खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाएं, तब क्या होता है। चौथी, इन सब चीजों को संभालने के लिए नियम कायदे क्या हैं। और पांचवी, देश की जो दौलत है वो आखिर बंटती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये बजट आखिर है क्या चीज? देखिए, आज के जमाने में ये सिर्फ एक हिसाब किताब की किताब नहीं रह गया है। नहीं, अब ये एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो देश के भविष्य को डिजाइन करता है। आजकल बजट बनाने के कई नए और दिलचस्प तरीके आ गए हैं, जैसे कि जेंडर बजटिंग। इसमें खास तौर पर यह देखा जाता है कि सरकारी पॉलिसीज का महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है। फिर है आउटकम बजटिंग, मतलब पैसा खर्च करना ही काफी नहीं है, उससे नतीजा क्या निकला ये देखना जरूरी है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये तो हर चीज को एकदम नए सिरे से देखता है। तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? इसका आइडिया सच में बहुत पावरफुल है। आप ऐसे सोचिए कि हर साल हर सरकारी डिपार्टमेंट का बजट जीरो हो जाता है, बिल्कुल साफ स्लेट। उन्हें अपने हर एक रुपए के खर्च को दोबारा जस्टिफाई करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि पिछली बार इतना मिला था तो इस बार भी चाहिए। नहीं, इससे होता क्या है, जो पुरानी बेकार योजनाएं हैं वो अपने आप बंद हो जाती हैं और काम में एफिशिएंसी आती है। चलिए बात करते हैं बजट के दो सबसे अहम हिस्सों की, यानी आमदनी और खर्च। सीधा सा हिसाब है, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। सच कहें तो यही किसी भी बजट का दिल होता है। सरकार के पास पैसा 2 तरीकों से आता है। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स। इसे आप सरकार की रेगुलर इनकम जैसे सैलरी समझ सकते हैं। इसमें मेनली टैक्स से आया हुआ पैसा होता है जो लगातार आता रहता है। और दूसरा तरीका है कैपिटल रिसीट्स। ये तब होता है जब सरकार या तो कहीं से कर्ज लेती है या फिर अपनी कोई संपत्ति बेचती है, जैसे किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी। अब देखिए, इससे पैसा तो आता है, पर या तो सिर पर कर्ज चढ़ता है या फिर घर की संपत्ति कम होती है। और बिल्कुल ऐसा ही बंटवारा खर्चों में भी है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे घर का राशन पानी। सरकार के लिए यह है कर्मचारियों की सैलरी देना, सब्सिडी देना। लेकिन जो दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो है असली इन्वेस्टमेंट। ये भविष्य के लिए होता है। इससे देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं, जैसे नए नए हाईवेज, पोर्ट्स या फिर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर क्या हो अगर खर्चे आमदनी से ज्यादा निकल जाएं? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात हो जाए तो बस यहीं से एंट्री होती है घाटे यानी डेफिसिट की। एक ऐसा शब्द जो हम सबने सुना है और जो अक्सर थोड़ी चिंता भी पैदा करता है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा और जरूरी आंकड़ा है वो है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो ये बस ये बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे चलाने के लिए इस साल कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। बस ये सरकार की उधारी की जरूरत का सबसे क्लियर इंडिकेटर है। लेकिन एक और घाटा है जो इससे भी ज्यादा चिंता की बात है, वो है रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार अपनी रोज की आमदनी से अपने रोज के खर्चे भी नहीं निकाल पा रही। सोचिए, अब सैलरी देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, इन कामों के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ये वाकई एक खतरे की घंटी है। और फिर एक तीसरा घाटा है प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या करता है? ये फिस्कल डेफिसिट में से पुराने कर्जों पर जो ब्याज चुकाना है उसे हटा देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें सिर्फ इसी साल की उधारी का पता चलता है, बिना पिछले बोझ के। ये कह सकते हैं कि ये देश की मौजूदा फाइनेंशियल हालत की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो घाटे हैं, ये जो कर्ज है, ये बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए क्या कोई नियम कानून है? बिल्कुल है। कुछ गार्डरेल्स बनाए गए हैं जो सरकारी खर्चों पर लगाम लगाते हैं, ताकि जो पैसा हम टैक्स में देते हैं उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून होते हैं जिन्हें डेप्ट ब्रेक्स कहते हैं, मतलब कर्ज पर ब्रेक लगाना। भारत में भी ऐसा ही एक कानून है जिसे हम FRBM एक्ट के नाम से जानते हैं।
इसका एक बहुत बड़ा और क्लियर टारगेट था। फिस्कल डेफिसिट को देश की जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। क्यों? ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा टारगेट सेट किया गया, सरकार के कुल कर्ज को एक लिमिट में रखना। एनके सिंह कमेटी ने यह सुझाव दिया कि केंद्र और सभी राज्यों का कुल कर्ज मिलाकर देश की जीडीपी के 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। अच्छा, तो इस 60% के टारगेट तक पहुंचने के लिए एक पूरा रोड मैप भी दिया गया। इसमें कहा गया कि अब से कर्ज को ही मेन टारगेट बनाया जाना चाहिए। इस 60% के टारगेट को केंद्र और राज्यों में बांटा जाए, 40% केंद्र के लिए और 20% राज्यों के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग सुझाव था इन सब पर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनाने का, जो सरकार को सही सलाह दे सके। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर। यह सवाल सीधे सीधे देश की एकता और बनावट से जुड़ा है। सवाल यह है कि देश जो पैसा कमाता है उसका केंद्र और राज्यों के बीच एक फेयर, एक निष्पक्ष बंटवारा कैसे हो। इस बेहद जरूरी काम के लिए हमारे संविधान में एक खास संस्था का इंतजाम है, और वो संस्था है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसे हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा काम यही सिफारिश करना है कि केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसमें से कितना हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। अगर हम देखें तो समय के साथ राज्यों को मिलने वाले हिस्से में काफी बदलाव आया है। जैसे 13वें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि राज्यों को 32% हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद 14वें फाइनेंस कमीशन ने इसे बढ़ाकर सीधा 42% कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जंप था, और हाल ही में 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसे 41% पर तय किया है। तो सवाल यह है कि ये जो 41% पैसा है ये सभी राज्यों में बंटता कैसे है। इसके लिए एक काफ़ी डिटेल फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वजन दिया जाता है वो है इनकम डिस्टेंस को। इसका सीधा सा मतलब है कि जो राज्य आर्थिक रूप से जितना पीछे है उसे उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य की आबादी कितनी है, उसका एरिया कितना बड़ा है, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, एक तरफ देश के विकास के लिए पैसा खर्च करना और दूसरी तरफ कर्ज को भी काबू में रखना। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। हर देश, हर पीढ़ी को इसका जवाब अपने हालात के हिसाब से ढूंढना पड़ता है। विकास और जिम्मेदारी, इनके बीच संतुलन बनाने की ये कोशिश हमेशा चलती रहेगी।